नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव सेशन चला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों ने 3 टॉपिक कवर किया है। ये टोटल 20 टॉपिक हैं, जिसमें से हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको जाकर देखिए। वो वीडियो किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगला चौथा है प्रत्यावर्ती धारा और बहुकला प्रणाली। तो इससे संबंधित जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे और जो भी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब। तो धारा को प्रत्यावर्तित कब कहते हैं? जब धारा का मान और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। दूसरा है कि धारा को डीसी कहा जाता है। तो धारा को डीसी कब कहा जाता है? जब धारा की जो माप है समय के साथ समान रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धारा को डीसी धारा कहते हैं। यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए, डीसी और एसी में जैसे फिगर हमको देखने को मिलता है। देखिए, ये डीसी का है। इसमें क्या है? मान और दिशा समय के साथ समान बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? बदलता रह रहा है। ये एसी और डीसी की पहचान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, हमारे देश में एसी उत्पन्न करने के लिए समानता आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है हमारे देश में? 50 हर्ट्ज। यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि 50 हर्ट्ज। अमेरिका वाले देशों में कितना होता है? 60। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना है। और डीसी में हमें क्या मिलता है? 0 हर्ट्ज। यानी कोई आवृत्ति नहीं होती है। चौथा है अगला, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं तात्कालिक मान। यानी बी वाला, यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। पांचवा है कि प्रायः सभी विद्युत मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं? तो ये एसी के आरएमएस मान को दर्शाते हैं। यानी रूट मीन स्क्वायर को। गणनाओं आदि में एसी कौन सा मान प्रयोग किया जाता है? तो गणनाओं के लिए किसका हम लोग प्रयोग करते हैं? आपके सी यानी आरएमएस मान को। आगे है सातवां, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात क्या होता है? तो हम जानते हैं कि फॉर्म फैक्टर बराबर होता है आरएमएस वैल्यू अपान के एवरेज वैल्यू, यानी कि आरएमएस मान अपान औसत मान। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्म फैक्टर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसी तरह पिक फैक्टर का होता है पिक वैल्यू, यानी अधिकतम मान, पिक वैल्यू अपान के आपका आरएमएस मान। ये होता है पिक फैक्टर। आगे है आठवां है, प्रत्यावर्ती राशि के अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात क्या? अभी हम लोगों ने इसका जिक्र किया। क्या होता है? पिक फैक्टर। साइनसोइडल के लिए पिक फैक्टर का मान 1.414 होता है और फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। ये साइनसोइडल के लिए। देखिए, यहाँ पर इसी चीज को बताया गया है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है? आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू। और पिक वैल्यू है आरएमएस वैल्यू। पावर फैक्टर होता है एक्टिव पावर अपान अपरेंट पावर, या के एक्टिव पावर को केडब्ल्यू से दर्शाते हैं, अपरेंट पावर को केवीए में इसको भी लिख सकते हैं, या आर/जेड रेजिस्टेंस अपान इम्पीडेंस, कंडक्टेंस बनाओ के एडमिटेंस जी/वाई, या cos फाई, या वी आई cos फाई अपान वी आई, या 1/क्यू फैक्टर इसका अपोजिट होता है फॉर्म फैक्टर का। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। इसमें देखिए शॉर्ट टूथ वेव है, इसका अगर एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो V/2 VM/2, फिर आरएमएस वैल्यू VM यानी मैक्सिमम अपान √3, पिक फैक्टर √3 होता है और फॉर्म फैक्टर 1.15। उसी तरह रेक्टेंगल का है आपका VM, फिर VM आरएमएस और एवरेज वैल्यू दोनों बराबर होंगे, तो इसका भी दोनों बराबर ही होगा। फिर ये आपका ट्रेपीजोइडल है, जिसको बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज का, तो इसका ये वैल्यू होता है, इसको भी आप याद रखें।
साइनसॉइडल का तो बहुत ही कंपलसरी है आपको याद करना, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए हाफ रेक्टिफायर के लिए अगर पूछ दे तो देखिए हाफ रेक्टिफायर के लिए है, अगर पूरे में होता देखिए आरएमएस वैल्यू होता है Vm/2, एवरेज वैल्यू होता है Vm/5 और फॉर्म फैक्टर होता है वही फॉर्म फैक्टर मतलब आरएमएस बराबर एवरेज, इसको भाग दे देंगे तो ये आएगा π/2 और क्रस्ट या पिक फैक्टर यही होता है 2। इसको याद आपको जो चीज़ें याद रहेंगी तो आपको फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर आराम से ज्ञात होगा, आरएमएस और एवरेज वैल्यू। ये इधर फुल वेव रेक्टिफायर का जो साइनसॉइडल का होता है वही इसका भी हो जाएगा, इसको भी आपको याद रखना है। 9वां है तो वह प्रत्यावर्ती राशि दूसरे प्रत्यावर्ती राशि के बाद पर अपने शिखर मान पर पहुंचे, वह क्या कहलाती है। देखिए इसकी 3 स्थितियां बनती है। अगर 2 राशि है, मान लीजिए ये I1 है ये I2 है, तो ये जो 2 राशियां हैं जो मान लीजिए इससे एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा आगे है ये, तो I1 लीड कर रहा है किससे, I2 से, यानी कि I2 पक्षगामी है, I1 लीडिंग पर है। तो 2 अगर इस प्रकार है तो ये जब इस राशि की बात होगी तो लैग करेगा, अब इस राशि की बात होगी तो लीड करेगा, और दोनों एक ही होंगे। अगर ये I1 I2 है तो इसको इन फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन फेज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाद में अपने शिखर मान पर होते इसको बोलते हैं लैगिंग राशि, और पहले पहुंचेंगे तो उसको लीडिंग राशि, और दोनों एक में होंगे तो इन फेज बोलेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आंसर हमारा ये हो जाएगा लैगिंग राशि। 10वां है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा वोल्टता होती है। तो जो शुद्ध प्रतिरोधी होता है इसमें विद्युत धारा और वोल्टेज क्या होती है, एक ही छेद में होती है, इन फेज होती है। इसको क्या बोलते हैं, इन फेज होती है। ठीक है, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे वही चीज़ है। देखिए ये सर्किट डायग्राम प्योर रेजिस्टिव सर्किट में और वेव इसका वेव फॉर्म में दर्शाया गया है, वोल्टेज और करंट के लिए अलग अलग। तो इसका पूछता रहता है, देखिए एसी सर्किट में एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है अपरेंट पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर। ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, ये तीनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसके बारे में भी आगे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो इसमें एक्टिव पावर और अपरेंट पावर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, देखिए इसका एक फेजर डायग्राम है, अब इसके हम लोग ऊपर जिक्र किए थे, ये आपको याद रखनी है। हाँ, इसमें पावर फैक्टर पूछेगा, यानी cos 0 का मान क्या होता है, 1, यानी यूनिटी क्या हो जाएगा, अब यूनिटी हो जाएगा ये पावर फैक्टर का मान। वोल्टेज व धारा के बीच कोण क्या कहलाता है, इसको फेज अंतर या फेज डिफरेंस बोलते हैं। आपको फॉर्म फैक्टर और पिक फैक्टर के बारे में हम लोग जिक्र कर ही चुके हैं। अगला, यदि 2 प्रत्यावर्ती परिणाम के बीच कोण हो तो इन 2 प्रत्यावर्ती परिणामों को कहा जाता है। देखिए अगर 2 प्रत्यावर्ती हैं, इनके बीच कुछ कोण बना, वो कोण कितना ये डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर जो भी कोण बना इसको हम कहते हैं आउट ऑफ फेज, चाहे वो 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, मतलब कोण बनना चाहिए। ठीक है, आगे है लिखा, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान ज्ञात, यानी ये साइनसॉइडल की बात कर रहा है। ठीक है, साइनसॉइडल की बात कर रहा है, अधिकतम मान ज्ञात हो, यानी कि ये वाला या ज्ञात हो तो औसत मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं साइनसॉइडल ऊपर हम लोगों ने दिखाया था, V एवरेज बराबर क्या होता है, 2Vm/π ये होता है। अब 2/π को हम लिखते हैं, 2/π को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.636। क्यों, अगर 2 में 3.14 से भाग कर दीजिए तो यही आएगा 0.636। ठीक है, तो ये तात्कालिक मान नहीं होगा, ये मैक्सिमम मान होगा, यानी बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये औसत मान। अगर वो आरएमएस मान है, देखिए बी आरएमएस पूछता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, Vm/√2 ये लिखते हैं।
तो Vm/√2 सॉरी ये अच्छा RMS वैल्यू पूछा है ना। हाँ तो RMS वैल्यू का मान क्या होता है, सही था, ये Vm/√2। तो 1 में अगर 1.41 का भाग करेंगे तो ये आएगा 0.707, ये मैक्सिमम मान, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा, सी वाला आंसर। ठीक है, आगे देखिए ये फिगर है, इसमें सारी चीज़ दर्शाया गया। Vrms बराबर होता है 1/√2। तो ये देखिए ये वाला आंसर पीक वैल्यू को दर्शा रहा है। Vrms पीक टू पीक वैल्यू का ये है, फिर RMS वैल्यू का है, एवरेज वैल्यू का ये सारी चीज़ें। इसमें पीक टू पीक वैल्यू अर्थात 2 Vm RMS वैल्यू को दर्शाया, एवरेज वैल्यू है, सेंट्रल लाइन वे टू आल्सो टू 0, ये टाइम पीरियड को दर्शा रहा है। ठीक है, ये पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में जो रिलेशन है इस चीज़ को बता रहा है। किसी विद्युत परिपथ में शक्ति गुणांक, कोण और प्रतिबाधा Z मान हो तो प्रतिरोध R का मान होगा। वही पावर फैक्टर का पूछा है, cos फाई बराबर होता है क्या, R/Z। तो R का मान पूछा है तो Z cos फाई या थीटा, तो Z cos फाई कौन सा है, सी वाला आंसर हमारा सही है। देखिए इसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, प्रतिबाधा 25 ओम है, तो प्रेरित प्रतिघात ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, R² प्लस एक्स प्रेरित XL² रूट में होता है। तो R² का मान क्या हो जाएगा, R क्या है 15 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 625। अब 225 और 625 जोड़ लीजिए, 0 5 6 2 8 1 900, तो यह हो जाएगा 30 ओम। 900 ही होगा ना, 6 2 8 सॉरी 800, तो 800 को 40, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 40 ओम। इस फार्मूले पर लगाकर आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर 17 नंबर। विद्युत वाहक बल समीकरण E बराबर 10 × √24 sin ओमेगा t दिया है, तो इसका अधिकतम मान हमें ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि ये स्टेट I बराबर I max sin ओमेगा t, अगर करंट है तो वोल्टेज हो तो Vm sin ओमेगा t। तो I ये क्या है, मैक्सिमम मान होता है, तो 10 × √24 ये क्या है, कि मैक्सिमम मान को ही दर्शाएगा ना, ये वाला हिस्सा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B 10 × √24। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर प्रेरित औसत मान। तो औसत मान का हम लोगों ने फार्मूला रखा था 2Vm/π, यही था ना, 2Vm/π। तो इसमें Vm क्या है, 42H, यानी कि 42.42 × π हो जाएगा, पाई में 3.14, या इसको 22/7 भी लिख सकते हैं। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 × 2 या 7 से काट दीजिए, 7 × 6 42, 0 7 × 42, 7 × 28 और 28 और 3 31। तो इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये 2 × 42/7 लिखते हैं हम लोग। ठीक है, 2 × 2 2 × 11 हो जाएगा, इसमें 11 से भाग दे देते हैं। तो अब 11 से इसमें भाग करेंगे तो 11 × 11 और 11 × 3 = 33, बच गया 9, 94 हो जाएगा। 11 × 88 88 और 2 90, 6 हो जाएगा 62, और 11 × 5 55 55, बच जाएगा 7.5
11 छके 66, इसी में 7 का गुणा कर दिए। 7 छक 42, 7 5 35, 4 39 और 7 8 56, 56 और 3 59 और 7 3 21 और 5 26, 26 हो जाएगा। एक ये आपका हो जाएगा 26.99 है तो लगभग 27 आएगा। ये वाला ऑप्शन 27 एम्पीयर के लगभग आएगा। 19 नंबर है, शुद्ध कैपेसिटी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए शुद्ध जो कैपेसिटी होता है परिपथ का, यानी कि इसको बात कर रहा है आपका इसमें, तो इसमें हो जाता पावर फैक्टर का मान होता है 0, पावर लॉस होता है 0 और पावर फैक्टर लीडिंग काम करता है 0, पावर फैक्टर लीडिंग काम करता है। तो पावर इसमें शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान पूछा था 0। अगर यह शुद्ध कैपेसिटी की जगह इंडक्टिव सर्किट होता तब भी ये 0 ही होता। ठीक है, देखिए ये शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा। देखिए शुद्ध जब इंडक्टिव परिपथ होता है तो ये वोल्टेज होती है, ये धारा होती है। क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। या इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ये वोल्टेज है और इसको नीचे की तरफ 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है पक्षगामी, यानी ये वाला ऑप्शन। वही अगर कैपेसिटी होता है तो 90 डिग्री लीड फेज में होगा रेजिस्टिव सर्किट में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। देखिए ये एक डायग्राम है, डायग्राम में ये सिर्फ प्योर रेजिस्टिव है तो यूनिटी पावर फैक्टर पर काम करता है। ये 90 डिग्री लैगिंग करता है, पावर फैक्टर लैगिंग पर काम करता है, ये लीडिंग पर काम करता है, इसी को देखा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।